ये अगला सवाल पूछा गया है रतलाम से दिनेश शिंदे। तो जरा हम सवाल पे फोकस करते हैं। सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम will be seen in somatic cells of people having Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome and sickle cell anemia। तो let us solve this question। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूछा हुआ है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल आपकी बॉडी का वो सेल कहलाता जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आता, इसलिए तो दुनिया इसको डिप्लॉयड कह जाता। डिप्लॉयड हमेशा देखो 2n से रिप्रेजेंट किया जाता, तो ये 2n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर, टर्नर और सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारियों के बारे में आपको पूछा गया है। तो चलो हम लोग लिखते हैं कि डाउन सिंड्रोम एग्जैक्टली होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी फॉर 21st क्रोमोसोम। इसका मतलब इट इज हैविंग 2n+1। 2n प्लस का मतलब ये होता है कि इसके पास 47 क्रोमोसोम है। इज दैट क्लियर? तो 47 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 और 3 में कोई एक आंसर होगा। दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं। दूसरी बीमारी है क्लेनफेल्टर। अब ये जो क्लेनफेल्टर बीमारी है, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी फॉर एक्स क्रोमोसोम है। इसमें 44 ऑटोसोम होते हैं प्लस XXY होता है। ये बीमारी हमेशा मेल में पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन मेल ओनली। इसके अंदर भी 44 ऑटोसोम प्लस XXY मतलब 44, 45, 46, 47, तो इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे 47 है। तो हमको आंसर पता चल जाता है कि आंसर पहले 2 बीमारी को स्टडी करके पहला आंसर है। तो हम आगे की बीमारी भी स्टडी कर लेते हैं जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। सभी को मालूम है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम इज अ मोनोसोमी फॉर एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब इसके अंदर 2n-1 होता है। इसका मतलब इसके पास 45 क्रोमोसोम होता है। अब आपको आखिरी चीज़ पूछी हुई है SCA। SCA का मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये जो तीनों बीमारी है, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों बीमारी क्रोमोसोमल एबरेशन होती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर होता है। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें एक जीन में डिफरेंसेस आते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर जो 11 होता है उसमें एक जीन में म्यूटेशन आता है और उस म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो बंदे का जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो उसमें कांस्टेंट रहता है, मतलब 2n ही रहता है। दैट इज़ नथिंग बट द 46। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। तन्वी कदम ने पूछा हुआ है, कहाँ से? नए गांव से पूछा हुआ है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल दी बाय वर्ल्ड पे। क्वेश्चन है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे। हार्डी वेनबर्ग में बचपन से बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है। तो चलो एक और डिफ़िकल्टी को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो सवाल ये है कि इन रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है जो रैंडमली मीटिंग कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज 0.6। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप? यस सर। तो ये सवाल है। चलो हम सवाल को साइड में रखते हैं और हम आंसर पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक रैंडम पॉपुलेशन है और इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज़ 0.6, मतलब P की वैल्यू दी हुई है 0.6। ये पहला गिवन है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप? डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जैसे ही आपको ये इक्वेशन पता होगा, P + Q = 1, तो Q = 1 - P। 1 - P की वैल्यू 0.6 है, तो Q की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0.4। यस सर। तो अब आपको 2 चीज़ें अच्छे से पता चल गई हैं। एक है P की वैल्यू और एक है Q की वैल्यू, है ना।
अब आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन में पूछ कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डोमिनेंट फिनोटाइप। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहे हैं। डोमिनेंट फिनोटाइप होता क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq, ये डोमिनेंट फिनोटाइप होता है। और रिसेसिव फिनोटाइप होता है क्यू स्क्वायर, और ये इक्वेशन आता है 1। तो बहुत सारे बच्चों को ये डिफ़िकल्टी होती है कि ये पता कैसे चला कि डोमिनेंट फिनोटाइप पूछ रहे हैं। देख भाई, अगर तू पहले जनरेशन में रहेगा तो तुझे पता ही नहीं चलेगा ना डोमिनेंट कौन है। डोमिनेंट पूछ रहे हैं मतलब आपको अगले जनरेशन में बात कर रहे हैं, मतलब आपको दे आर ट्राइंग टू आस्किंग कि p प्लस क्यू जब स्क्वायर करेगा, अगला जनरेशन करेगा तो कैसे होगा। तो उसमें p स्क्वायर होगा, 2pq होगा और q स्क्वायर होगा और इक्वल टू 1 होगा। ये जो p है वो किस लिए है? वो कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी है, मतलब कैपिटल टी का फिनोटाइप है। ये 2pq किसकी फ्रीक्वेंसी है? कैपिटल टी स्मॉल टी की। और ये q स्क्वायर किसकी फ्रीक्वेंसी है? स्मॉल टी की। अब तो आपकी आंखें खुल गई होंगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है डोमिनेंट फिनोटाइप और ये है एक्चुअली में डोमिनेंट फिनोटाइप। यस सर, इसका मतलब कैपिटल टी भी डोमिनेंट है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी डोमिनेंट है। दोनों डोमिनेंट है कि नहीं बताओ, है ना। इसलिए आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि आपको पूछा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 2pq कितना होगा, है ना। तो पी स्क्वायर आपको समझ में आना चाहिए, पी का स्क्वायर ये वैल्यू आएगी तो ये 36 हो जाएगा, 0.36, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय पी की वैल्यू है 0.6, क्यू की वैल्यू है 0.4, तो ये हो गया 0.36 प्लस 6 4 जा 40 और 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 4 जा 24, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.48। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4, ये 8 और ये 0, दिस विल बिकम द डोमिनेंट फिनोटाइप। ये आपका करेक्ट आंसर है। यस सर, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज़ योर डोमिनेंट फिनोटाइप। तो आपको समझ में आना चाहिए कि करेक्ट आंसर कौन आएगा? 2 आएगा, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, ताकि आपको अगली बार ऐसे रिलेटेड डाउट ना आए। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। अगला सवाल है, इन अ लिंकेज ग्रुप ऑफ 4 जीन ए बी के बीच में डिस्टेंस 18 अपार्ट है, 18 मॉर्गन यूनिट है। डी और बी में 10 मॉर्गन यूनिट का डिस्टेंस है, और बी और सी के बीच में 10 मॉर्गन यूनिट का डिस्टेंस है। ए और सी में 28 है, और सी इज़ प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द लिंकेज, एट द वन एंड ऑफ द लिंकेज ग्रुप। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ए बी सी डी इन द लिंकेज ग्रुप। तो आपको ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये सवाल पूछ रहे हैं सुनील चौहान फ्रॉम हनुमान नगर लातूर। आपका स्वागत है। लातूर से भी हमको कॉल्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलो फोकस करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस रिलेटेड सवाल आपको नीट में पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लाइन मारना है। कैसा? ये जो लाइन है वो लाइन के ऊपर डैश प्रेजेंट होंगे, डैश है ना, डैश प्रेजेंट होंगे। अब आपको 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये लाइन हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम।
और ये डैश क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं जीन, जीन रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वन बाय वन इस लाइन को पढ़ेंगे और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जीन का जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस 18 है। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये ए है और ये यहाँ पे हम लोग मानते हैं ये ए है, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये बी है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 28 का है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है डी और बी के बीच में डिस्टेंस 10 का है। तो ये तो बी है, बी का पोजीशन फिक्स है ना, लेकिन डी का पोजीशन फिक्स नहीं है। डी बी के राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। सपोज इसको हम D1 बोलते हैं, इसको हम D2 बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ओरिजिनली बी है और यहाँ पे ओरिजिनली बी है, ये डिस्टेंस भी 10 है और ये डिस्टेंस भी 10 है, लेकिन हमको अभी मालूम नहीं D1 में और D2 में हमारा एग्जैक्ट D कौन है वो हमको अभी मालूम नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है D और B के बीच में डिस्टेंस 10 है, तो D राइट साइड में भी हो सकता है B के और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। यस, तो अगले पार्ट में बात करते हैं। B और C के बीच में 10 MU है, B और C के बीच में 10 MU है। तो B अगर यहाँ पे फिक्स्ड है, हम कलर चेंज करते हैं, अगर B यहाँ पे फिक्स है तो C यहाँ पे भी हो सकता है और C यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द लिंकेज ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पे C पॉसिबल नहीं है, वन एंड पे प्रेजेंट होगा। तो दिस C इज़ फाइनल, और अगर ये C फाइनल है तो सेम डिस्टेंस पे ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो D यहाँ पे नहीं हो सकता, तो D यहीं पे प्रेजेंट होगा। तो D2 ही एक्चुअली में हम लोगों का नॉर्मल D है। अब हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जीन का जो डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली कैसा होगा। यस, तो सबसे पहले आ जाता है A, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे A। उसके बाद आता है D, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ D। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे B सब जगह पे है, मतलब ये तीनों B है, तो यहाँ पे आ जाएगा B। और B के बाद आता है यहाँ पे वन एंड पे C, तो मैं यहाँ पे C लिखता हूँ। तो जो सही आंसर है वो है ADBC। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ADBC दिखाई दे रहा है? ADBC नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे ADBC, तो दिस विल ADBC, ये हम लोग का सही आंसर है और 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा टीडियस था, आप इसको फिर से रिकॉर्ड करके बैक जाके आप देख सकते हैं। टीडियस क्वेश्चन था, लाते वाले बहुत होशियार रहते हैं। थैंक यू सो मच। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको आशीष मिश्रा फ्रॉम मुरादाबाद। क्या बात है, यूपी से भी हमारे चैनल को देखा जा रहा है। धन्यवाद, आपका स्वागत है आशीष जी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है वहाँ पे। कोई दिक्कत हो तो आप डाउट मुझे शेयर कर सकते हैं। ये डाउट है टेस्ट क्रॉस रिलेटेड, ये डाउट है, और जरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता चलेगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेस्ट क्रॉस ऑफ डबल हेट्रोजाइगस F1 ड्रोसोफिला प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग। ये 41-41-9-9। अब आपको पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बताइए, जिनके बीच में डिस्टेंस बताइए। तो चलो डिस्कस करते हैं। चलो, तो एवरीबॉडी फोकस कीजिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट क्रॉस किया जा रहा है, टेस्ट क्रॉस।
आप सभी को मालूम है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस वो होता है जिसमें F1 हाइब्रिड को क्रॉस किया जाता है रिसेसिव से क्रॉस किया जाता है। यस, तो इसमें रेशो हमेशा 1:1:1:1 आता है ना। हम लोगों को यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग मिले हुए हैं, तो ये दोनों और ये दोनों हम ना पेरेंटल टाइप है। तो पेरेंटल टाइप हमको मिलते हैं 82, 41 और 41 जब एक दूसरे से जुड़ जाता तो 82 बनता है। यस, तो इसको हम पेरेंटल टाइप बोलेंगे। पेरेंटल टाइप क्यों बोलेंगे ये आपको इतनी तो समझ होगी। पेरेंटल टाइप इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्लस प्लस है, ये AB है, ये AB है, ये AB है, मतलब सेम टाइप के जीन है ना, दोनों डोमिनेंट जीन है। और देखिए ना ऐसे हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। इस टाइप का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंट में पाया जाता है। हाइब्रिड में तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे कोई जीन होगा, B होगा, तो तब वो जाके हाइब्रिड बनेगा। तो ये हाइब्रिड नहीं है, ये पेरेंटल टाइप है। तो यहाँ पे ये दोनों, ये जो 82 फिगर है ये पेरेंटल टाइप है, ये पेरेंटल टाइप है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो लगे हाथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट कितने हैं। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 9 ये रिकॉम्बिनेंट है, 9 ये रिकॉम्बिनेंट है, तो टोटल 18 रिकॉम्बिनेंट है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो आपको बेसिक फैक्ट पता होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर हम हमेशा कैसे निकालते हैं, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। यस, परसेंटेज है इसलिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 18। तो ये फिगर आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया 18। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 100, और आपको मल्टीप्लाई भी यहाँ से 100 से करना है। तो ये 100 कट हो जाएंगे और आंसर आएगा 18। तो जीन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 18 होगा। तो 18 यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। मतलब आपको अभी सेकंड सवाल, इसी क्वेश्चन में दूसरा सवाल भी पूछ रहे हैं, और वो पोजीशन के बारे में, जीन का पोजीशन सिस है या ट्रांस है, ये सवाल पूछ रहे हैं। आप सभी को सिस पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप सुनने की कोशिश कीजिए, आपको समझेगा। सिस पोजीशन ऑफ द जीन वो पोजीशन कहलाता है जिसमें जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पे आता है। क्या बोला मैंने? सिस पोजीशन ऑफ जीन वो पोजीशन ऑफ जीन कहलाता है जिसमें दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पे, आप देख सकते हैं ये एक ही क्रोमोसोम है, इसके पास भी प्लस है और दूसरा जीन भी प्लस है। तो ये 2 जीन है, 2 जीन का कॉम्बिनेशन एक ही वक्त में एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जब डोमिनेंट फॉर्म में आता, तो ऐसे 2 जीन के पोजीशन को हम सिस कह जाता। अगर एक प्लस तो दूसरा बी आए तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, है ना। तो अगर दोनों जीन डोमिनेंट हो गए तो सिस, और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। तो कैसे डिसाइड करने का? एक ही जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन को लेके डिसाइड करने का। तो ऑब्वियसली आंसर आएगा कि ये सिस है। तो आंसर यहाँ पे इस सवाल का जवाब हो जाता है 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आशीष मिश्रा जी।
आप पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी हमारी जो चैनल है वो रिकमेंड कीजिए। आप जितना ही ज्ञान बांटेंगे आपको उतना ज्ञान आपका भी बढ़ता जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम एवरीबॉडी। अगला सवाल पूछा गया है कि ट्राइहाइब्रिड क्रॉस what is the probability of appearance of triple heterozygous in F2 generation। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपको याद होगा कि जब हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि हाइब्रिड प्रेजेंट होना। तो अगर हम मोनो हाइब्रिड बोलेंगे या मतलब हेट्रोजाइगस फॉर 1 जीन तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। हेट्रोजाइगस फॉर 2 जीन बोलेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। बट यहाँ पे ट्रिपल जीन पूछ रहा है तो यहाँ पे आएगा ए बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आएगा। तो ये कितनी बार आता है आपको पता होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड में ये कितनी बार आता है, 2 बार आता है ना। डाई हाइब्रिड में ये कितनी बार आता है, 4 बार आता है ना। तो अगर 1 जीन के लिए तो 2 आएगा, 2 जीन के लिए तो 4 आएगा, अगर 3 जीन के लिए है तो इट विल कम 8। इज दैट क्लियर? तो कैसे आता है जरा आप इसको देखिए कि ये आपका क्रॉस है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो डायगनली जो भी कंपाउंड है, डायगनली ये जो डायगनली स्ट्रक्चर है ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ऐसे 8 पाए जाएंगे। हेट्रोजाइगस कितने पाए जाएंगे, 8। तो आंसर आएगा 8/64। तो इसके लिए हम फार्मूला भी डिवाइस कर सकते हैं। फार्मूला आप समझ लीजिए, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इज इक्वल टू 2:n। यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है वो होती है नंबर ऑफ जीन। नंबर ऑफ जीन के बारे में हमारे पास बात हो रही, मतलब ये मोनो हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, टेट्रा हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, उसके बारे में। तो अगर ये जीन मोनो हाइब्रिड है तो 2n के ऊपर की जो वैल्यू होगी वो n होगी, 1 होगी, और ये हो जाएगा 2। तो 2 हेट्रोजाइगस बनते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, 2 हेट्रोजाइगस बनते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, है ना। अगर 2n की वैल्यू अगर 2 हो जाती है, यस सर, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 होता है 2 जीन के बारे में, यस सर। बट यहाँ पे हमको 3 जीन दिए हुए हैं तो 2⁻³ होगा। 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8, इसलिए 8 आउट ऑफ 64 ऑफस्प्रिंग होंगे, ये तो आपको पता है, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड में 8 गैमेट मेल के आते हैं, 8 गैमेट फीमेल के आते हैं। 8 × 8 64 आता है। तो ये 64 यहाँ से लिया हुआ है ना। कुछ बच्चों को ये डिफ़िकल्टी हो सकती है कि ये 64 कहाँ से आया हुआ है। तो 8 आउट ऑफ 64 दैट इज़ 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपना डाउट अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये सवाल हमको पूछा गया है योगेश एंड सतीश वाघमारे फ्रॉम नांदेड़। ठीक है, यहीं से है सवाल, ये जरा देखते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ होमोजाइगस कलर ब्लाइंडनेस, हेमीजाइगस कलर ब्लाइंडनेस, हेट्रोजाइगस कैरियर, हेमीजाइगस नॉर्मल इन ऑफस्प्रिंग ऑफ कलर ब्लाइंड हस्बैंड एंड अ कैरियर वाइफ। चलो क्वेश्चन को हम साइड में लिखते हैं, साइड में रखते हैं ताकि हम एक्सप्लेनेशन लिख पाएँ। यहाँ पे पूछा हुआ है होमोजाइगस कलर ब्लाइंडनेस, हेमीजाइगस कलर ब्लाइंडनेस, हेट्रोजाइगस कैरियर एंड हेमीजाइगस नॉर्मल ऑफस्प्रिंग का रेशो पूछा गया है। यस सर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि होमोजाइगस कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। होमोजाइगस कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि बंदे के पास कलर ब्लाइंडनेस के 2 जीन होंगे,
तो वो बंदा बंदा नहीं रहेगा, बंदी रहेगी, क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक जीन इनहेरिटेंस है ना। तो फीमेल होगी डबल एक्स और डबल एक्स के पास इनके पास स्मॉल सी होगा। तो दिस कंडीशन, ये कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कलर ब्लाइंडनेस। अब दूसरा है हेमीजाइगस कलर ब्लाइंडनेस। हेमी का मतलब होता है हाफ जाइगस। तो हेमीजाइगस कलर ब्लाइंडनेस कब होगा? जब इनके पास एक्स स्मॉल सी रहेगा और ये हेमीजाइगस है, मतलब एक ही जीन है, तो ये बंदा मेल रहेगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन हेमीजाइगस कलर ब्लाइंडनेस का। देन होता है कि हेट्रोजाइगस कैरियर का क्या कॉम्बिनेशन होगा। हेट्रोजाइगस है तो डबल एक्स होगा, और हेट्रोजाइगस होने के कारण कैरियर है तो एक कैपिटल सी रहेगा और एक स्मॉल सी रहेगा, तो इनको हम कैरियर बोलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा कैरियर का। यस सर, ओके। देन हेमीजाइगस नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। हेमीजाइगस नॉर्मल का मतलब ये होता है कि द पर्सन विल बी, हेमीजाइगस नॉर्मल का मतलब ये होता है कि एक्स, कैपिटल एक्स एंड वाई। हेमीजाइगस मतलब हाफ होता है, तो ये हेमीजाइगस नॉर्मल का कंडीशन होगा। तो मैंने 4 अलग कलर यूज़ करके आपको ये डिफाइन कर दिया हुआ है। यस सर। तो अब हम सीखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसे आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस हस्बैंड, मतलब एक्स स्मॉल सी वाई की शादी के बीच में क्रॉस हो रहा है कैरियर वाइफ। तो एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, तो ये कैरियर वाइफ होगी। यस सर। तो ये कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस मेल है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कलर ब्लाइंड हस्बैंड मैरिड टू द कैरियर वाइफ। तो ये कैरियर वाइफ है। कैरियर वाइफ कैरियर क्यों है? बिकॉज इसके पास एक स्मॉल सी का जीन है। यस सर। अब हम देखते हैं ये क्रॉस कैसे होगा। तो ये 2 टाइप के गैमेट देंगे। एक होगा एक्स स्मॉल सी कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन, और एक होगा कैपिटल वाई ऐसा वाला जीन। और ये भी आपको 2 टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशन देंगे। एक होगा एक्स कैपिटल सी और एक होगा एक्स स्मॉल सी। इज दैट क्लियर? अब हमको सीखना है कि ये कैसे क्रॉस करते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो बनेगा एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी। तो ये कौन है? ये होंगे ये बंदा, है ना। ये बंदी, सॉरी, ये बंदी होंगी, मतलब ये हेट्रोजाइगस कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल है। दूसरी बार जब ये एक्स के साथ जाएगा तो एक्स स्मॉल सी, तो ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ये जो y वाला है वो इस x कैपिटल C के साथ जाएगा, x कैपिटल C और y। तो ये कॉम्बिनेशन किसके पास है? ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहा। ये हेमीजाइगस का कंडीशन है, हेमीजाइगस का कंडीशन है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आखिरी रास्ता, आखिरी इश्यूज शॉर्ट आउट करना है आपको, और आखिरी हम लोग येलो से करेंगे। तो ये y इस x के साथ जाएंगे, तो ये x स्मॉल सी और y, तो ये जो बंदा है वो इनसे मैच होता है। तो आप देख सकते हैं कि चारों ऑफस्प्रिंग आपको मिले और चारों का रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 रहेगा। तो ये 1 रेशो 1 रेशो 1, 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1, ये आपका सही आंसर है, जो कि आंसर नंबर 2। सो 2 बिकम योर करेक्ट आंसर। यस। तो बढ़िया क्वेश्चन था। बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी आती है, तो ठीक है, आप इसको कर लीजिए और लिख लीजिए, और ध्यान रखिए सर ने कैसे पढ़ाया। अगर आपको नहीं समझाए तो आप एक बार वीडियो रिवर्स कीजिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। मूव ऑन करते हैं। वेट ऑफ फ्रूट इन अ प्लांट इज डिसाइडेड बाय 3 पॉलीजेनिक पेयर। मैक्सिमम वेट ऑफ फ्रूट कैन बी 240 ग्राम।
and intermediate fruit weight to 10 gram. Using the above information, calculate the contribution of each polygene pair. तो डिस्कस करना चालू करते हैं। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पुराने टिपिकल एमसीक्यूज़ में हैं। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो आप वो क्वेश्चन भी जाके टिपिकल एमसीक्यूज़ ऑफ यूनिट नंबर 7 में आप चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा है बेंगलोर से सुधाकर डरगढ़ ने। चलो बढ़िया है। वेलकम सुधाकर टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल दी बाय वर्ल्ड। हम फोकस करते हैं कि कैसे करते हैं ये क्वेश्चन को। चलो बच्चों, पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैक्सिमम वेट दिया हुआ है, मैक्सिमम वेट दिया हुआ है 240 ग्राम, इंटरमीडिएट वेट दिया हुआ है 210 ग्राम, कंडीशन है भाई पॉलीजीन का, और ईच पॉलीजीन पेयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पॉलीजीन क्या होता है। पॉलीजीन वो जीन होता है जिसमें एक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ जीन। और समझ में है, पॉलीजीन देखो, पॉली मतलब मैनी, जीन मतलब जीन। मैनी जीन कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर। तो आपको पता होगा वीट कर्नल कलर 2 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, ए एंड बी। ह्यूमन स्किन कलर कंट्रोल बाय 3 जीन, ए बी एंड सी। तो ये भी एक पॉलीजीन का एग्जाम्पल है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 3 जीन का एग्जाम्पल है। तो चलो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 3 जीन है यहाँ पे, और मैक्सिमम वेट मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका जो वजन होगा वो 240 ग्राम होगा, है ना। और इंटरमीडिएट पूछा हुआ है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका वजन होगा 210 ग्राम। यस सर। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू आती है 30 ग्राम। अब ये जो 30 ग्राम वैल्यू है वो 3 अलील की वैल्यू है। कितने अलील की वैल्यू है? 3 अलील की वैल्यू। एक ये अलील की वैल्यू, ये एक है ना, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पे 3 कैपिटल पहले से है ही, तो ये 3 की वैल्यू होगी, 3 अलील। बट अपने को पूछा क्या है, अपने को ईच पॉलीजेनिक पेयर ऑफ अलील के बारे में पूछा हुआ है, मतलब हमको 2 अलील के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर 3 अलील की वैल्यू 30 है तो एक अलील की वैल्यू कितनी होगी? 30/3 इक्वल टू 10 ग्राम। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है पेयर ऑफ अलील, 2 अलील की वैल्यू कितनी होगी? 2 अलील इज नथिंग बट द पेयर, 2 का मतलब पेयर ही होता है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 20 ग्राम। 20 ग्राम आई थिंक विल बिकम द करेक्ट आंसर। क्या दिया हुआ है 20 ग्राम? यस, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वर्ल्ड चैनल। हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये सवाल हमको पूछा गया है नोएडा से रितेश मिश्रा, ये सवाल पूछ रहे हैं। रितेश मिश्रा के साथ साथ सेम सवाल वेदांत तेलंग नायगांव से और तनुश्री कदम नांदेड़ से पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन नहीं है, मतलब कॉमन इन द सेंस कई बच्चों ने इस सवाल को पूछा गया है। और पेडिग्री बचपन से ही बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की, है ना। सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं इस गिवन क्वेश्चन में मेल कितने अफेक्टेड हैं। तो 1 2 3 4 मेल अफेक्टेड हैं, और फीमेल कितने अफेक्टेड हैं? इसमें फीमेल 2 अफेक्टेड हैं। तो 2 अफेक्टेड फीमेल हैं और मेल अफेक्टेड, मतलब मेल इस बीमारी से ज़्यादा अफेक्टेड है। तो जब भी पेडिग्री का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहला ट्रिक मेरा ये रहेगा कि आप ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को चेक कीजिए, है ना। तो हम लोग नीचे से ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। चौथा ऑप्शन है वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है? अब आपको ये समझना होगा कि वाई लिंक्ड डिसऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है। वाई लिंक डिजीज़ या वाई लिंक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर कहलाता है
जो वाई जीन पे एक्चुअली में पाया जाता है। दुनिया ये सवाल हमको पूछ जाता है, कैसे ये जीन पास हो जाता है फादर से सन को, और सन से उसके सन को, और उसके सन को उसके सन से। मतलब ये स्टेट इनहेरिटेंस शो करता है, जिसमें जीन हमेशा फादर से सन को पास होती है, जीन हमेशा मेल टू मेल पास होता है। यस, तो ये जो जीन होता है ये हमेशा मेल टू हमेशा मेल पास होता है। इज दैट क्लियर? मेल टू मेल ये बीमारी पास होती है। तो आप देख सकते हैं हमारी गिवन पेडिग्री चार्ट में ये आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे चार्ट में फीमेल भी अफेक्टेड है। यस सर। तो अब हम अपने अलग तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक्स लिंक क्या होता है। तो जैसा कि इसका नाम इसका काम बताता, एक्स लिंक जीन वो जीन कहलाता जिसका पोजीशन एक्स जीन के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आता। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर से सुनो। एक्स लिंक जीन, इसका नाम इसका पोजीशन बताता, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आता, ये एक्स क्रोमोसोम से ही जुड़ जाता, इसलिए दुनिया इसको एक्स लिंक जीन कह जाता। लेकिन ये समझने के बाद आपको ये समझना होगा कि डोमिनेंट डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं इसको। डोमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये एक्स कैपिटल हो गया, कैपिटल, आपको मालूम है कि कैपिटल को हम हमेशा, डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक्स कैपिटल हो जाता है तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, है ना। तो जरा हम चेक करते हैं। तो इनके पास कैपिटल एक्स है और इनके पास कैपिटल एक्स 2 बार है। तो इनके पास कैपिटल एक्स है 1 बार है। तो फादर अपना जीन बेटी को पास करेगा। फादर के पास एक ही कैपिटल एक्स है और ये फादर बीमार पड़ गया, तो उसकी बेटी भी 100% बीमार होनी चाहिए। क्यों बीमार होनी चाहिए? क्योंकि फादर अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को देता है। फादर कभी भी अपना एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को नहीं देते हैं। फादर अपने बेटे को वाई क्रोमोसोम देते हैं और अपनी बेटी को हमेशा और हमेशा बचपन से एक्स क्रोमोसोम देते हैं। तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि हम अगले कंडीशन को डिस्कस कर सकें। इज दैट क्लियर? तो अगले कंडीशन को हम ब्लू कलर से डिस्कस करेंगे। अगला कंडीशन है ऑटोसोमल रिसेसिव। अगला कंडीशन है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल जीन वो जीन कहलाता जो 44 जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसके ऊपर ये आता। तो सपोज ये एक ऑटोसोमल जीन है ना, ये एक ऑटोसोमल, तो इसमें ये अफेक्टेड होगा क्योंकि ये रिसेसिव बीमारी है ना। रिसेसिव बीमारी तब होती है जब आपका दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए में हो गया। इस कंडीशन में ऑटोसोमल रिसेसिव अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी डार्क सर्कल है पेडिग्री में वो सभी स्मॉल ए है। ये स्मॉल ए, ये भी 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 स्मॉल ए। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो लोग नॉर्मल दिख रहे हैं उनके पास कम से कम एक कैपिटल ए रहेगा ही, दोनों भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कैपिटल ए इनके पास रहेगा ही रहेगा। दूसरा कौन होगा हमको मालूम नहीं, यस, लेकिन कम से कम एक कैपिटल ए प्रेजेंट होगा ही होगा। यस। तो जरा हम लोग चेक करते हैं कि ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर इनके पास स्मॉल ए है तो इनको कभी भी ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है, नॉर्मल बच्चा यहाँ से जो आया हुआ है, ये नॉर्मल बच्चा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं हो सकता है ना। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? देखो, अगर कोई भी रिसेसिव बीमारी है और ये रिसेसिव बीमारी दोनों ही पार्टनर को है तो उनको नॉर्मल बच्चा कभी पैदा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए इसको दूसरे ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, माइनस, है ना। मैं फिर से इरेजर यूज़ करूँगा, इसको क्लीन करूँगा ताकि हम इसको पहले ऑप्शन के लिए चेक कर सकें। और इस बार हम यूज़ करेंगे रेड कलर चेक करने के लिए। चलो, अब हम चेक करने जा रहे हैं ऑटोसोमल। अब हम चेक करने जा रहे हैं ऑटोसोमल
डोमिनेंट के लिए, क्या ये गिवन ऑटोसोमल डोमिनेंट है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये कैपिटल ए है तो भी ये बीमार है, अफेक्टेड है, और ये कैपिटल ए स्मॉल है तो भी ये बीमार है, अफेक्टेड है ना, और ये स्मॉल ए है तो ये गुड न्यूज़ है, मतलब नॉर्मल है। कौन सी बीमारी के लिए बात कर रहा हूँ मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। डोमिनेंट वो डिसऑर्डर कहलाता, ध्यान से सुन ले भाई, इतने लोगों को ये डाउट है पेडिग्री, है ना। डोमिनेंट वो डिसऑर्डर कहलाता जो किसी भी एक अलील के कैपिटल हो जाने से ये बीमारी हो जाता, तो ये डोमिनेंट की बीमारी है, और ये गुड न्यूज़ है, मतलब नॉर्मल न्यूज़ है ना। ओके, तो जितने लोग भी अफेक्टेड रहेंगे उनके पास कम से कम एक कैपिटल ए रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। और जितने लोग भी नॉर्मल हैं उनके पास दोनों अलील स्मॉल ए रहेंगे, तो ये स्मॉल ए 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 स्मॉल ए। अब हम इस हाइपोथेसिस को चेक करेंगे, है ना। आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए रहेगा, क्यों रहेगा भाई? क्योंकि अगर ये स्मॉल ए और ये स्मॉल ए आएंगे तभी तो ये नॉर्मल बनाएंगे, तो कंडीशन फिक्स होता है। लेकिन अगर ये कैपिटल ए इसके अंदर चले जाएंगे तो ये बीमार पड़ जाएंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इनको नॉर्मल मिला हुआ है। नॉर्मल इसलिए मिला हुआ है क्योंकि इनके पास जो दूसरा अलील है वो स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए जब भी जाते नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाते, लेकिन जब भी कैपिटल ए का सामना नए जनरेशन में आता, नया जनरेशन बीमार पड़ जाता। यस सर, तो आई थिंक मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 है ना, तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और आप इस रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से सुनिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बायोवर्ल्ड से जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और शेयर कर रहे हैं। आप मुझे कोई भी डोनेट करना चाहते हैं तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। थैंक यू सो मच।